गुजरात गौरव यात्रा, इसकी शुरुआत तो 2002 में हुई थी, जब नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का ताज संभाला था। उसके बाद से यात्रा अपने अलग अलग चरण में लगातार पिछले आप देखें कि 27 वर्षों से बीजेपी का गुजरात में शासन है। और इस गुजरात बचाओ कहेंगे गुजरात जो गौरव यात्रा है उसके क्या मायने हैं और इस यात्रा का नैरेटिव क्या है, समझते हैं जितेंद्र सिंह से, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इस यात्रा के पार्ट हैं, जो 5 चरणों में अलग अलग गुजरात में निकल रही है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या इस चुनाव का मैसेज क्या है, एक नैरेटिव क्या है, किस आधार पे जो आप कह रहे हैं कि ये एक प्राइड की यात्रा है, तो किन किन बातों का प्राइड जो जनता को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? जैसा आपने स्वयं कहा और आपकी बात को मैं बात जोड़ते हुए कि ये गौरव यात्रा मात्र किसी चुनाव की दृष्टि से, ये चुनाव को ध्यान में रख कर के नहीं है, ये एक बीजेपी की एक पद्धति और उसकी परंपरा का हिस्सा है। जैसे आपने स्वयं कहा कि 27 वर्षों से हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 पार्टी, ये ऐसी पार्टी नहीं है कि चुनाव के समय सक्रिय होती है। हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, इतने प्रशिक्षित हैं कि हमारे सोए हुए कार्यकर्ता को भी आप कहिए कि उठ करके फान जगह चुनाव के लिए जाना है तो उसी समय झंडा उठा करके चल पड़ेगा। और चुनाव कोई भी हो। दूसरा, हमारे यहाँ की एक विशेषता ये है कि कोई भी चुनाव हो, छोटा हो कि बड़ा हो, पंचायत का हो, लोकल बॉडी, अर्बन बॉडी, विधानसभा, संसद, आपने देखा होगा मोदी जी से लेकर के नीचे तक कार्यकर्ता उसमें उतर जाते हैं। तो एक कल्चर का हिस्सा है। और गौरव इसका यात्रा का नाम इसलिए भी कि जो उपलब्धि मोदी जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ हुई है, जो एक अनुकरणीय है, जिसका बाकी राज्यों में उसको एक रोल मॉडल समझा गया, गुजरात मॉडल के नाम से विख्यात हुआ। और ये मात्र कहने की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, ऐसी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने प्रारंभ की गुजरात में जिनकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। जैसे सरदार पटेल की प्रतिमा का बनाना, नर्मदा नदी का काम, सरदार सरोवर डैम का काम। बहुत ज़्यादा मांग भी नहीं थी, आमतौर से जनता से मांग आती है फिर नेतागण करते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन एक नया कल्चर, नया वर्क कल्चर के नेता अध्ययन करे, प्रतिनिधि अध्ययन करे, शोध करे, फिर ये निष्कर्ष निकाले कहाँ पर कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, उसकी कैसे पूर्ति। और इस मॉडल को अब बाकी राज्य भी इसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि केवल गुजरात का ही गौरव नहीं है, देश भर के लिए एक गौरवमय बात है। और वैसे तो अगर गिनती की जाए तो ये क्या कम है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता गुजरात की धरती से संबंध रखते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो एक समय में कहा जाता था कि गुजरात जो है वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, अब वो मोदित्व की प्रयोगशाला है। गुजराती जो जनता है उनका प्रधानमंत्री के प्रति एक इमोशनल कनेक्ट भी है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को उन्होंने नई बुलंदियों पे पहुंचाया है, अभी आपने देखा कि वेदांता फॉक्सकॉन की जो यूनिट यहाँ पे लग रही है, तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, आपको लगता है कि मोदी ब्रांड में और गुजरात के कनेक्शन में? ये सबसे पहली बात तो है कि हिंदुत्व का कहना भी शायद पूरी तरह से मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये एक राष्ट्रवाद के वातावरण में विकास करने वाला प्रदेश है। सदा से इसका एक उस तरह का इसकी एक संस्कृति रही। मोदी जी ने जो वर्क कल्चर अब केंद्र में लाने का प्रयास किया है पिछले 8-9 वर्षों में, वही उन्होंने गुजरात में स्थापित करके दिखाया। जैसे आपने कहा कि उल्लेख किया कि नए नए प्रोजेक्ट्स का आना, कभी कभी शायद मुझे लगता है कि कोई विशेषज्ञ कोई विशेष विश्लेषक या कोई इतिहासकार इस बात का भी आकलन करेगा कि अक्सर क्यों मोटिवेट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर यूनिट लगाने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने वो कल्चर बदला, जो रेगुलेशन का कल्चर, जो अंग्रेज़ों की विरासत थी, जहाँ आपको एनओसी लेते ही पूरा ज़िंदगी गुजर जाती थी। तो किस प्रकार ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ बिजनेस, ईज़ ऑफ वर्किंग मोदी जी ने लाया। केंद्र में भी जाने के बाद मोदी जी ने, मुझे लगता है 8-9 वर्षों में लगभग 1500 से अधिक पुराने नियम समाप्त कर दिए जो बाधा बनते थे। यानी आउटकम ओरिएंटेड, मर्यादाओं का पालन करते हुए, सिद्धांतों, नियमों और आदर्शों का पालन करते हुए जो गैर ज़रूरी बाधाएं हैं उनको दूर करने का एक मॉडल गुजरात में स्थापित हुआ। इसलिए आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, उनके लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आज गुजरात बन चुका है। ये कंटिन्यूटी का चुनाव है या फिर
गुजरात को नए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तौर पे पहुंचाने का चुनाव है या इंडिया को ग्लोबल मैप पे स्टैब्लिश करने का चुनाव है? देखिए, इसमें सारी बातें मिली हुई हैं। पहली बात तो ये है कि कंटिन्यूटी का यहाँ तक संबंध है, ये फोरगॉन कंक्लूजन है। आपने देखा होगा यहाँ पर तो और कोई राजनीतिक दल है ही नहीं मैदान में, और अगर उस मानसिकता से हम उतरे होते तो फिर शायद अभियान करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मत देना वो मन बना चुके हैं। लेकिन बीजेपी का जो एक सदा एक कार्य संस्कृति रही है और इस विचार परिवार की, हम हर कार्यक्रम को, हर अभियान को एक जनसंपर्क का माध्यम भी समझते हैं। यदि चुनाव आया है तो मात्र वोट ग्रहण करने के लिए नहीं है, वो तो वैसे भी मोदी जी को ही वोट मिलेगा, भाजपा को ही वोट मिलेगा। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उसको एक संपर्क का अवसर बनाएं और जनता तक पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि इस समय जब सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था तिलमिला गई है, यूरोप जैसे देश, आधी जनसंख्या वाले देश, वहाँ पर भी अब हमने सोचा चोरी चकारी शुरू हो गई इंग्लैंड में, क्योंकि इतनी गुर्बत आनी शुरू हो गई। ऐसे में कोविड के बाद जिस तरह से मोदी जी ने 135 करोड़ के देश को संभाला, जबकि आशंकाएं कुछ और तरह की थी, ये अपने में एक दुनिया के लिए मिसाल बना। और दुनिया इस समय मोदी जी की अगुवाई में, भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। तो मुझे लगता है ये जैसा कह सकते हैं आप एक वाक्य में, दी वर्ल्ड इज रेडी टू बी लेड, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू लीड। कि मोदी जी की अगुवाई में इस वक्त उनको नहीं लगता कोई और विकल्प है नेता, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें। लेकिन हमारे लिए उस तरह की क्षमता पैदा करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके लिए भी एक अभियान है। जैसे आगे कहा जाता है अगले 25 वर्ष हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आप केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो दो सवाल, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं और वहाँ पे जिस तरह की अभी टारगेटेड किलिंग शुरू हुई है, तो आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो मंशा है सरकार की, उस पर कहीं ना कहीं जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? नहीं, आपकी बात ये सही है। इसमें से जो बिटवीन द लाइन आपकी बात निकलती है कि वहाँ कुछ एक तत्व हैं जो चाहते ही नहीं कि शांति का माहौल बहाल हो। 20, 25, 30 वर्ष आतंक के साए में चुनाव लड़ने के वो आदी हो चुके। 10-12% वोट पड़ता था, ये सांसद भी बन जाते थे, विधायक भी बन जाते, सरकारें बनाते। मैंने तो एक बार संसद में कहा था कि काश कोई ऐसा दिन आए, कोई ऐसा विधायक, कोई हम लाएं, कोई ऐसा बिल लाएं कि न्यूनतम संख्या तय हो, मिनिमम थ्रेशोल्ड, कि अगर 10% वोट है तो उसको फिर सांसद बनने की मान्यता नहीं दी जाए। क्योंकि जिस चुनावी क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख वोट है, उसमें 10% अगर मतदान हुआ है तो क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि मतदाताओं को अपना मताधिकार इस्तेमाल करने का खुला अवसर ही नहीं मिला। और ये लोग पुष्ट 3 पीढ़ियां राज करते रहे, क्योंकि ये समझते हैं अगर माहौल खुल जाएगा और फ्री फेयर पोल होगा और भारी संख्या में मतदान होगा तो दूसरे विकल्प निकल आएंगे। एक सवाल चूंकि आपके मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ है कि कल प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि जो रिमिशन का जो लॉ है, आपको लगता है कि इंडिया में उसको चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से बिल्किस बानो केस में लोगों को छुटकारा मिल गया, 1,000 दिन उन्होंने फॉरलॉक पे और उस पर गुजारे, तो ये लॉ चेंज होने की ज़रूरत है? मैं उस चर्चा में नहीं आऊँगा, क्योंकि ये विशेषज्ञों का विषय है और जो उचित है वो उसका अध्ययन करके वो उसके ऊपर एक व्यू बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया है कि उसमें जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके नियम के तहत ही सारी चीज़ें की गई है, इस बात में दम है? नहीं, सरकार ने जो भी बात की है, ये जो भी मत बनाया है, पूरे आकलन के बाद बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जितेंद्र सिंह जी का। तो गुजरात गौरव यात्रा और बीजेपी अपने उस प्रचंड बहुमत के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी का एक बड़ा आउटरीच प्रोग्राम जो कि अलग अलग इलाकों से, और जो बीजेपी कह रही है कि 40 से 50 लाख लोगों तक बीजेपी इस आउटरीच प्रोग्राम के जरिए पहुंची है। और इससे पहले बीजेपी का एक और आउटरीच प्रोग्राम CR पाटिल साहब कर चुके हैं। प्रधानमंत्री शहर में हैं, गुजरात में हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से ये चुनावी गर्माहट बीजेपी को उस जनमत तक पहुंचाती है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, अहमदाबाद।